बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, ये जो हमारी फ़र्स्ट ईयर की जीटी हुई थी, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर जो हमारी जीटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो थे, सारे क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो थे जो वेक्टर से रिलेटेड है, उनको डिस्कस करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दो वेक्टर्स दिए गए। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये हमारे पास 3 आए, और ये हमारे पास है -4j और +4k है। और वेक्टर जो बी हमें दिया हुआ है ये 3 है +2j -k। अब इसमें फाइंड क्या करना है, a + b। जब वेक्टर्स कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हुए हैं तो a + b = हो जाएगा 3 + 3 जो होगा ये हो जाएगा आपके पास 6i, और -4 और +2 का हो जाएगा -2j, और +4k -k ये हो जाएगा +3k। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो a + b आप इस तरह से करोगे 6² +−2 +9। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 36 + 4 +9 आएगा, अंडर रेडिकल 49 हो जाएगा 7 यूनिट्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू फर्स्ट वॉक 8 किलोमीटर अलॉन्ग नॉर्थ। इसमें कहा गया है कि आप जो है वो पहले जो है वो इस तरह से वॉक करते हैं नॉर्थ की तरफ। सपोज़ करें मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले बनाता हूँ कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारे पास है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये वेस्ट है, और ये रिमेनिंग जो होगा वो साउथ होगा। अब इसमें कहा गया कि पहले जो हम मूव करते हैं वो पहले मूव करते हैं 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। तो ये आप कह लें कि हम फर्स्ट मूव करते हैं, ये 8 किलोमीटर है और नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद हम जाते हैं ईस्ट की तरफ, और ये जो ईस्ट का वेक्टर है ये आप कह लें कि ईस्ट के अंदर ए डिस्टेंस तय किया है, ये बताना है कि ये कितना है। जबकि जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो घर से आपका ये जो डिस्टेंस है ये रिज़ल्टेंट है, और ये रिज़ल्टेंट कितना आपका हुआ है 10 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले आप 8 किलोमीटर नॉर्थ में जाते हैं, उसके बाद आप ईस्ट में जाते हैं। जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपका घर से मुफासला होता है 10 किलोमीटर। अब आप बताएं कि आपने ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस तय किया है वो कितना तय किया है। आपको बताना है ये डिस्टेंस, कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है। अब देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिसके अंदर आप कर सकते हैं 8² प्लस आप कर सकते हैं a² = r²। ये हो जाएगा आपके पास 64 प्लस हो जाएगा a² हो जाएगा आपके पास 10²। तो ये हो जाएगा आपके पास a² = 100 -64। तो a हो जाएगा आपके पास = 36, और a हो जाएगा आपके पास 6 किलोमीटर, और a का डायरेक्शन ईस्ट में है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि आपने 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जो है वो गए, इसमें कहा गया आप ईस्ट में गए हो, फिर जहाँ पे खड़े हो तो आप रिजल्टेंट बताएं। इसके बाद है बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ हाइकर लीव्स कैंप एंड यूजिंग अ कंपास वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट। अब इसके अंदर आप ये मुख्तलिफ वेक्टर्स बनाए बेटा। S1 है, ये 4 किलोमीटर और ये ईस्ट की तरफ है, और उसके बाद ये 6 किलोमीटर साउथ में जाता है, उसके बाद ये जाता है 6 किलोमीटर साउथ में, उसके बाद ये जाता है 3 किलोमीटर ईस्ट में, और ये इसके बाद जाता है बेटा 3 किलोमीटर ईस्ट में। ये 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। उसके बाद ये 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। इसके बाद ये जो डिस्टेंस तय करता है ये 5 किलोमीटर तय करता है, और ये नॉर्थ में करता है। इसके बाद ये जाता है 10 किलोमीटर वेस्ट में,
इसके बाद ये जाता है 10 किलोमीटर वेस्ट में, और इसके बाद ये जाता है इज इक्वल टू 8 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद ये जाता है 3 किलोमीटर साउथ में, और फाइनली ये जो डिस्टेंस तय करता है ये कितना करता है, ये 3 किलोमीटर करता है और साउथ में करता है। तो देखिए कितना इसने डिस्टेंस तय किया। इसने पहला डिस्टेंस 4 किलोमीटर ईस्ट में किया, उसके बाद ये 6 किलोमीटर साउथ में गया, 6 किलोमीटर साउथ में, इसके बाद ये 3 किलोमीटर ईस्ट में गया ईस्ट में, इसके बाद ये 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद 10 किलोमीटर वेस्ट में गया, उसके बाद 8 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फाइनली ये 3 किलोमीटर साउथ में गया। अब आप जब इस तरह से आपको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, तो आप रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पहला जो रिजल्टेंट 1 आप निकालोगे उसमें आप देखें ईस्ट में 2 वेक्टर्स हैं, क्योंकि ईस्ट में 2 है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करें तो ये होगा 4 + 3 = 7 किलोमीटर ईस्ट में चला गया। उसके बाद देखें 2 कौन से हैं, उसके बाद साउथ के भी 2 है, तो रिजल्टेंट 2 किसका आ जाएगा, साउथ वालों का, और साउथ में 6 है और साउथ में 3 है, तो 6 + 3 = 9 किलोमीटर साउथ में। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नॉर्थ हैं, तो रिजल्टेंट 3 बना लें आप। रिजल्टेंट 3 बनेगा नॉर्थ वालों का, 5 है और 8 है, 5 है + 8 है = 13 किलोमीटर नॉर्थ है। इसके बाद एक रहता है बेटा वेस्ट, जिसको आप बना लें R4 = 10 किलोमीटर वेस्ट में, ठीक है। तो ये आप देखें टोटल 7 वेक्टर्स थे, उसमें से 4 बन गए। अब ये चारों जो है वो डिफरेंट है, इसमें 7 में से सम एक जैसे थे, अब सब जो एक जैसे थे उनको मिला के हमने 4 के ऊपर रिड्यूस कर दिया और 4 अपोजिट है। तो अब इन अपोजिट का जो है वो आप रिजल्टेंट फाइंड करें बेटा। तो ये हो जाएगा R5 = ईस्ट और वेस्ट को एक दूसरे से माइनस करें, तो ये होगा 10 किलोमीटर वेस्ट - 7 किलोमीटर ईस्ट। तो आप कहेंगे कि जो रिजल्टेंट 5 होगा ये बचेगा 10, ये होगा 3 किलोमीटर वेस्ट, तो ये रिजल्टेंट 5 आ गया। और रिजल्टेंट 6 आप बनाए, रिजल्टेंट 6 किसका बनेगा, रिजल्टेंट 6 जो बनेगा वो साउथ और नॉर्थ का बनेगा। ये बनेगा 13 किलोमीटर नॉर्थ माइनस बनेगा 9 किलोमीटर, ठीक है, साउथ = ये बनेगा 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो अब आपके पास 2 आ गए, ठीक है, 4 में से रिड्यूस होके 2 आ गए, 7 थे, 7 में से 4 बने, 4 में से 2 बने। अब ये जो है एक वेस्ट की तरफ है और एक नॉर्थ की तरफ है। अब फाइनली आपके पास 2 बने, एक वेस्ट की तरफ बना, एक नॉर्थ की तरफ। वेस्ट और नॉर्थ दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते, तो फाइनल जो रिजल्टेंट आप निकालोगे वो आप इस तरह से निकालोगे = आप लोगे 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस नॉर्थ और वेस्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ये बनेगा 25 = बनेगा 5 किलोमीटर। अब इस रिजल्टेंट 5 किलोमीटर का जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा होगा। अब देखिए इसको बनाने वाले वेस्ट और नॉर्थ हैं, तो आप लिखोगे इसका डायरेक्शन जो है वो आप इस तरह से लिखोगे 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि ये बंदा इस तरह से आया, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से ग्राफ के अंदर बनाए, इस तरह से, ये आपके पास है बेटा, इस तरह से आप इसको ग्राफ के ऊपर बनाए, इस तरह से बेटा, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब ये बंदा अपने घर से कितना दूर आ गया, ये अपने घर से आ गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वेस्ट और नॉर्थ में आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, कंप्यूट हाउ फार द हाइकर इज़ फ्रॉम कैंप, कि ये कैंप से कितना दूर है, ठीक है।
और ये कैंप से कितना दूर है, ये 5 किलोमीटर कैंप से दूर चला गया। और दूसरी बात क्या है, एंड विच डायरेक्शन शुड ही टेकन टू गेट बैक टू द कैंप। अब कैंप पे ये वापस आना चाहता है, जब ये वापस आना चाहता है ना तो ये इस तरह से वापस आएगा, और जो वापसी का इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो नॉर्थ और वेस्ट से अपोजिट होगा। नॉर्थ का वेस्ट अपोजिट कौन सा होता है, साउथ, और वेस्ट का अपोजिट कौन सा होता है, ईस्ट। क्योंकि ये 5 किलोमीटर ये कैंप से दूर है, अब वापस जाएगा तो ज़ाहिर है अपोजिट जाएगा। तो अगर इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर वेस्ट और नॉर्थ में है तो ये अपोजिट जब जाएगा तो जाहिर सी बात है उस अपोजिट का डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ और ईस्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ है और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है। देयरफॉर ये जो होगा इसका ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके अंदर वेक्टर्स दिए हुए ए है, बी है, सी है और डी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया है ग्राफिकली फाइंड द सम ऑफ डी एंड ए। अब देखिए जो डी है हमारे पास ये इस तरह से है, जो क्वेश्चन नंबर जो ये है इसके अंदर जो डी हमारा है वो ये है, और डी का मैग्नीट्यूड है 4 और डी का मैग्नीट्यूड राइट की तरफ है, राइट की तरफ ये इस तरह राइट है, मेरा राइट है बेटा। और इसके बाद किसका है बेटा, डी एंड ए। अब आप ए देखें, ए ये है, ए है, आप कहेंगे ये बनेगा बेटा ए। अब ये जो ए बनेगा, ए का जो है वो 3 है और ये किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। अब एक वेक्टर राइट की तरफ, एक जो वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, तो आप कहोगे कि एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 4 राइट -3 लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 1 राइट, क्योंकि राइट वाला बड़ा है तो इसका आंसर जो होगा वो 1 यूनिट जो होगा वो राइट की तरफ होगा। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन है कि डी और बी की तरफ है। देखिए डी वही है और बी वही है, ये हमारे पास है डी, वही मैग्नीट्यूड है, और बी यहाँ पे है, ठीक है। इसका मकसद है डी का डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है और बी का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, ठीक है। अब बी को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक यहाँ पे ले आएंगे, ये बनेगा इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा ये देखें ईस्ट है और डी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 4 यूनिट्स है, और इसका जो बी का मैग्नीट्यूड है वो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट्स है। अब देखिए डी 4 यूनिट्स है ईस्ट की तरफ और डी जो है वो 3 यूनिट्स है, बी जो 3 यूनिट्स है नॉर्थ के, दोनों के दरमियान एंगल 90 है। तो रिजल्टेंट जो बनेगा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 25, ये होगा 5 यूनिट्स और ये होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट के अंदर, इसका डायरेक्शन आप कर सकते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो है वो द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ वैरायटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, मार्क इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द लेंथ ऑफ द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखिए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप देखें कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते कौन से। अब देखें, अब इसके अंदर ये वेक्टर ए कहा गया है, ये हमारे पास कहा गया वेक्टर ए है, और ये हमारे पास कहा गया ये वेक्टर बी है, और ये हमारे पास कहा गया ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर जो है हमारे पास कहा गया ये वेक्टर डी है, ठीक है। ये वेक्टर हमारे पास डी है। अब देखिए, अब सब वेक्टर्स को आप बनाएं। अब देखिए ये इसका हेड है, ठीक है, और ये इसका टेल है। इसका हेड जो है ये 12 और 14 के दरमियान है, 12 और 14 के दरमियान। इसका मकसद है इसका जो एक्स है, इसका आप कहेंगे जो एक्स है वेक्टर ए का, वेक्टर ए का आप एक्स बनाएंगे। इसका हेड है हमारे पास 12 और 14 के दरमियान है, 13 आए, और इसका टेल जो है वो 6 पे है, तो ये होगा -6 आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस फार्मूले का रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट्स के अंदर आप बनाओगे तो ये होगा इस तरह से, और प्लस जो होगा इसका y कंपोनेंट होगा। y के ऊपर ये कहाँ पे, y के ऊपर अगर आप देखोगे तो y के ऊपर इसका हेड 4 पे है और टेल जो है 1 के, क्योंकि 0 और 2 के दरमियान ये 1 होगा। तो अगर आप देखोगे y के ऊपर ये है 4j और माइनस हो जाएगा 1j, तो ये वेक्टर A बन गया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हो जाएगा आपके पास 7i और प्लस 3j। ठीक है, तो इसका मकसद है ये चीज़ जो है ये सही है। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं तो ये B, अब अगर आप B देखें तो B का जो हेड है बेटा वो 1 के ऊपर है और B का जो टेल है वो 7 पे है बेटा। अगर आप B को देखोगे तो B जो होता है उसका हेड कहाँ पे, 1 पे, और टेल कहाँ पे, 7 पे। तो आप हेड को टेल से माइनस करोगे, मीन्स हेड इसका J माइनस 7J इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6J। इसका मकसद है कि ये भी सही है। और इसके बाद आप C को देखें कि C क्या बनता है, C को बनाए। अब देखिए आप C को, C का हेड जो है वो 6 पे है इस तरह से, और इसका टेल जो है वो 4 पे, जबकि एक एक्सिस पे इसका हेड -6 पे और टेल 14 पे। तो आप कहोगे इसका हेड जो है वो -6i है और इसका जो टेल है बेटा, इसका जो टेल है ये है -14i पे। तो आप इसको प्लस कर सकते हैं बेटा, और इसका हेड है 6j पे और माइनस इसका जो टेल है ये है 4j पे। तो आप इसको C को बनाओगे बेटा, ये हो जाएगा -6i माइनस इंटू माइनस प्लस 14i। ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपके पास 2j। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू प्लस 8i और प्लस 2j, इस तरह से आ जाएगा बेटा। तो ये जो है ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस 3j, इसका मकसद है ये गलत है। ठीक है, अब इसका देखें, इसका टुवर्ड्स राइट है, तभी जो है वो इसका आंसर जो डायरेक्शन प्लस आया। अब आप बना ले ये बेटा, इसका आप देख लें, D का हेड है 15 पे और टेल है 11 पे। तो अगर आप D बनाओगे तो इस तरह से आ जाएगा। D को अगर आप देखोगे तो D का हेड जो है वो 15 पे और टेल जो है वो 10 और 12 के दरमियान 11 पे। तो आप कर सकते हैं इसका कि ये जो होगा इसका हेड जो है वो -15 है i, और माइनस फार्मूले का है। बाकी इसके अंदर जो आप लगाओगे बेटा वो इस तरह से लगाओगे कि ये माइनस, ये इसका जो है बेटा ये 11 पे है, -11i। तो इस तरह से हो जाएगा कि D इज इक्वल टू -15i और प्लस 11i बेटा। तो जो D होगा ये हो जाएगा आपके पास -4i बेटा। ठीक है, तो ये जो D होगा बेटा ये हो जाएगा -4i। तो ये हो जाएगा 15 -11, तो ये होगा -4। तो इस तरह से बेटा ये जो होगा आपके पास जो इसका ऑप्शन होता है बेटा, इसका दोनों का जो है वो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है वो मेरे ख्याल में 3 ये जो है वो अकेला था या 2 था, बहरहाल इसको आप ऑप्शन को चेंज कर ले बेटा। ये जो है ये डिस्क्रिप्शन भी सही है, सिर्फ ये गलत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा इस ऑप्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 3 ओनली आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे की बनाने में मसला हो गया। 4 जो है वो हमारे पास सही है क्योंकि ये 15 -11 है, तो 15 -11 जो होगा उसका -4 आ जाएगा। तो ये तीनों सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट जो होगा वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है और इनकरेक्ट जो होता है वो 3 होता है, इसको कंसीडर कीजिएगा बेटा। अब इसके बाद है हमारे पास है कि इसकी इक्वेशंस बनाए बेटा।
अब इसकी जो इक्वेशन बनती है ना, c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि c जो है वो किसके बराबर है, माइनस ए माइनस बी। अब ये तो हो गया c, ये c हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस बी, ये बन गया माइनस बी, ये बन गया माइनस बी, और आपने क्या करना है, माइनस ए, ये बन गया माइनस ए। अब अगर ऐसा होता ना कि ये दोनों आपस में टच कर लेते तो आप कह देते कि c इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि बीच में d है। इसका मकसद है ये ऑप्शन जो है ये गलत है। अब इसको देख ले बेटा, c माइनस ए प्लस डी प्लस बी। अब आप इसको देख ले बेटा कि c माइनस ए, कि आपको c के साथ क्या करना है बेटा, c ये इस तरह से है, और माइनस ए बेटा, माइनस ए का मकसद है कि ए को आपने इस तरह से करना है, ठीक है। और उसके बाद बेटा डी वैसा ही रहना है, ये बन गया डी और ये बन गया हमारे पास बी। अब आप देखिए बेटा कि ये सी के हेड पे ए है, ए के हेड पे डी है, और ये जो होता है जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये एक क्लोज बन जाता है सिस्टम। और जब क्लोज बनता है तो रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि रिजल्टेंट वो होता है जो आउट ऑफ फॉर्म होता है, जो आउट ऑफ ऑर्डर होता है। इसमें सिर्फ ये जो एक वेक्टर जो है ना, ये ए रिजल्टेंट है, लेकिन जब आप ए को माइनस कर देते हो ना तो सब वेक्टर ऑर्डर में आ जाते हैं। जब सब वेक्टर ऑर्डर में आ जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो इसकी सही होती है। इसके बाद हम करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस कैन प्रोड्यूस ज़ीरो रिजल्टेंट इफ़ दे आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, ये कोलिनियर की कंडीशन हम पढ़ के आए हैं कि कोलिनियर के अंदर दो छोटे वेक्टर की सम तीसरे वेक्टर के बराबर हो। तो यहाँ पे दो छोटे हैं बेटा, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 इज़ नॉट इक्वल टू 20, देयरफॉर इनका रिजल्टेंट कैन नॉट बी ज़ीरो। 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, ठीक है। और आपको पता है बेटा 20 अगर तीसरे के बराबर नहीं है तो रिजल्टेंट कैन नॉट बी ज़ीरो। और ये जो होता है बेटा 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50, देयरफॉर रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। और ये 12 प्लस 16 बेटा 18 होता है, देयरफॉर रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। 12 प्लस ये होता है बेटा 28, इसलिए रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मकसद कौन सा है, जिनके दरमियान एंगल 0 या 180 हो। तो अगर कोलिनियर है, उनमें तीन वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट ज़ीरो उसी सूरत में देंगे दो छोटे की सम तीसरे बड़े के बराबर हो। अब इसके अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस कैन प्रोड्यूस ज़ीरो रिजल्टेंट इफ़ दे आर नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर का मकसद क्या होता है कि जो थर्ड वेक्टर हो वो उनकी सम के दरमियान रहे। तो 10 प्लस 10 20, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कोलिनियर की कंडीशन है। 18 प्लस 19 37, ये कोलिनियर की कंडीशन है। 11 और 17 28 है, ये इससे छोटा है तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फोर्सेस कैन नेवर प्रोड्यूस ज़ीरो रिजल्टेंट। बेटा इसके अंदर दोनों लीनियर और कोलिनियर दोनों की कंडीशन लेंगे। अगर बराबर है तो भी ज़ीरो देगा, दरमियान है तो भी ज़ीरो देगा। 9 और 10 19 ये देगा, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट जो होता है वो ज़ीरो देगा, मीन्स गलत है। 18 और 19 ये इनके दरमियान है, मीन्स देगा रिजल्टेंट ज़ीरो। इसका भी रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है, इसका भी रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है। 12 और 17 का, ठीक है, 29 होगा तो ये इनके दरमियान है, ये भी रिजल्टेंट ज़ीरो दे सकता है। लेकिन ये जो होता है ये इस तरह से होता है, 16 प्लस 17 इज इक्वल टू 33 है, जो लेस देन 34 है। इसका मकसद है इनका रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये न कोलिनियर कहे गए न लीनियर कहे गए। जब न कोलिनियर हो न लीनियर हो, नॉन कोलिनियर हो, तो कंडीशंस दोनों अप्लाई करते हैं। ये आपको कंडीशन मेरी लिखवाई हुई है, उनके ऊपर इजीली हो जाएगा।
two forces of 10 Newton and 15 Newton are acting simultaneously on an object in the same direction. The resultant cannot be कि इसके अंदर दो फोर्सेस हैं जो साइमल्टेनियसली एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। तो बेटा इनका हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम 15 प्लस 10, इनका मैक्सिमम 25 हो सकता है और इनका मिनिमम कितना होगा, ये 5 होगा। इसका मकसद है इसका रिजल्टेंट जो होता है वो 5 या उससे बड़ा होगा और 25 या उससे छोटा होगा। तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो 25 भी हो सकता है, इसका 5 भी हो सकता है, इसका 25 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो है वो यहाँ पे कहा गया है कि टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन कहा गया है ना, तो सेम डायरेक्शन का मकसद है इनका रिजल्टेंट जो होता है वो 25 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट जो होता है वो कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता बेटा, इनका रिजल्टेंट 26 नहीं हो सकता। बाकी जो होता है वो हो सकता है। जैसे सेम डायरेक्शन का मकसद ये होता है कि आप कह सकते हैं कि इसको लीनियर और कोलीनियर के सेंस में लेंगे तो इसका रिजल्टेंट 25 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको उस सेंस में ना देखें कि सेम डायरेक्शन का, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन का मकसद होता है कि जो है वो एक ही डायरेक्शन हो जिसमें एंगल 0 हो। तो अगर इस सेंस में देखते हैं तो इसके दो रिजल्टेंट नहीं हो सकते, एक 5 भी नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। आप इसको मॉडिफाई कर दें, अलोंग इसमें कर दें ऑब्जेक्ट अलोंग सेम लाइन। अगर अलोंग सेम लाइन कर दोगे ना तो इसका जो आंसर होगा वो 26 नहीं हो सकता, क्योंकि अलोंग सेम लाइन का मकसद है कि उनके दरमियान एंगल 180 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इसके अंदर थोड़ा मसला है, इसकी स्टेटमेंट को सही कर दें बेटा। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 12 है। इसके अंदर कहा गया a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये उसी सूरत में होता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 होती है। अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 होती है तो ये a प्लस बी होता है। ठीक है, और अगर a माइनस बी करें तो ये माइनस बी होगा। तो ये रिजल्टेंट जो होता है ये a माइनस बी का होता है। तो दो वेक्टर के दरमियान जब थीटा 90 डिग्री होती है तो a प्लस बी बराबर हो जाता है a माइनस बी के। ठीक है, और फर्दर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अगर a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो इनके दरमियान ये जो एंगल होती है ये एंगल 45 होगी और ये एंगल भी 45 होगी। तो a प्लस बी इनका रिजल्टेंट R1 और a माइनस बी इसका रिजल्टेंट R2, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल होती है वो 90 होती है। बंद करें तो देखिए इस तरह से आप कहोगे कि इनके दरमियान जो रिजल्टेंट्स के दरमियान जो एंगल होती है ये 90 डिग्री होगी। इसका शर्त है कि दोनों वेक्टर्स जो होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी तो तब बराबर होते हैं जब उनके दरमियान एंगल 90 होती है। फर्दर अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर हैं तो ये 45 होगी, 45 तो a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगी। तो रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। What is the direction of the resultant force on the body if it is acted upon by these forces बेटा? अगर आप इन फोर्सेस को करोगे तो इसका 2i है, ये माइनस i है, ये माइनस i है। इसका मकसद है इसका i जो होगा वो 0 हो जाएगा, इसका होगा 4j, इसका होगा 5j, इसका होगा माइनस 9j। तो देखिए आप इसका 4j प्लस का, 5j प्लस का, माइनस 9j, तो इसका j भी जो होगा ये 0 होगा। लेकिन आप 8k और प्लस 6k ये 14k होगा और ये जाएगा तो जो k होगा इसका ये बराबर हो जाएगा 8k और 6k 14 और ये हो जाएगा 15k।
तो ये k जो होता है वो ज़ीरो नहीं है। अगर k ज़ीरो नहीं है इसका मकसद है कि रिजल्टेंट जो होता है ये कहाँ पे होता है, अलॉन्ग z एक्सिस होता है, क्योंकि i वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो है, j वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो है, और कौन सा कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, z वाला ज़ीरो नहीं है, तो इसका मकसद है इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, z एक्सिस की तरफ। अब a जो है इस तरह से फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस का मकसद क्या होता है कि इस वेक्टर की x एक्सिस के साथ y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एंगल्स होती है उसको डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। इसमें जो अल्फ़ा होती है वो ax अपान a होता है काज इनवर्स, ठीक है, और ये जो होता है आपके पास जो इसकी बीटा होती है, आप इसको इस तरह से लिख लें कि इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है ये काज अल्फ़ा ax अपान a होता है, काज बीटा जो होता है वो ए वाई अपान ए होता है, और जो काज गामा होता है वो होता है ए जेड अपान ए के। अब आप मैग्नीट्यूड निकालें इसका, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, ये 3 होगा। तो आप करोगे इसकी काज अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एक्स अपान ए एक्स किसके बराबर है 2 के, 2 अपान 3 ये होगी इसकी अल्फ़ा, और अगर आप इसकी बीटा निकालोगे तो ए वाई हो जाएगा माइनस 2 अपान 3, और काज गामा इसका हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 3। तो इस तरह से ये डायरेक्शन कोसाइंस होती है। डायरेक्शन कोसाइन का मकसद है कि किसी भी वेक्टर की जो एंगल होती है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सी है, वाई एक्सिस के साथ कौन सी है, जेड एक्सिस के साथ कौन सी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will be the horizontal component of a force of 10 Newton acting on a particle at an angle of 30 degree with respect to the positive y axis? अब देखें एंगल जो होती है वो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ दी गई है। अब हम ये पढ़ के आए हैं कि जो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ जब एंगल दी जाती है इस तरह से, और ये कौन सी है 30 डिग्री, ठीक है, तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट कर सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जब एंगल y एक्सिस के साथ दी गई है तो ए एक्स होगा ए साइन थीटा के, तो ये एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए 10 इंटू साइन 30, तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 10 1 अपान 2 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हो जाएगा। अब देखें आपने क्या पढ़ा है, आपने जो पढ़ा होता है बेटा वो ये पढ़ा होता है, ठीक है, आप जो पढ़ते हैं वो ये एंगल पढ़ते हैं। अगर यहाँ से 30 है तो यहाँ पे क्या होगी 60, बात वही होती है। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ लोगे तो ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू ए, और काज हो जाएगा 60, तो यहाँ से भी अगर आप करोगे काज 60 1 अपान 2 होता है, तो ए एक्स हो जाएगा 5 यूनिट्स बेटा। तो ये बात ध्यान में रखें बेटा कि अगर एंगल दी जाती है वाई एक्सिस के साथ तो ए एक्स को डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर वाई एक्सिस के साथ 30 है तो एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कंपोनेंट्स ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये तब होता है जब एंगल जो है वो आप एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। जब एंगल वाई एक्सिस के साथ है ना तो फार्मूले जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसके बाद है व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 100 न्यूटन इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 6 न्यूटन। इसका मकसद है ये रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट है 100 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मकसद इसका जो है वो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आर एक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो आप इसको कर सकते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रेडिकल आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 100 इज इक्वल टू 6 होगा 36 प्लस होगा ए वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर आप करोगे इस तरह से तो ये आपके पास हो जाएगा, अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे बेटा कि ये जो होता है वो 100 होता है और ये 36 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो ये होगा 100 इज इक्वल टू 36 प्लस होगा 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 स्क्वायर का 64 होगा और ये बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। लेकिन अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे
तो भी वही आएगा। इसका मकसद है जो ए वाई होगा ये हो जाएगा 8 यूनिट्स बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बेटा ये सिंपल है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1/√3 होल स्क्वायर प्लस आप करोगे 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। तो आप इसको करोगे इस तरह से 1/3 होगा, 3/3 होगा, तो ये होगा 1 यूनिट बेटा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इफ सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इज़ 1, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सम 1 है, देन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। अगर दो वेक्टर्स की सम का मकसद है, सपोज करें दो वेक्टर्स हैं a प्लस बी इज इक्वल टू, इनकी जो सम होती है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर ये 1 के बराबर होती है तो इनका डिफरेंस क्या होता है। तो इनके दरमियान आप एंगल निकालें कि जो है वो इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इनका जो है वो हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी इज़ 1, के इसका रिजल्टेंट जो है ये भी 1 है और इनका अपना मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 × 1, ये होगा cos थीटा। अब आप इसको सॉल्व करके इनके दरमियान एंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये होगा 2 + 2 cos थीटा, 1 - 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, cos थीटा -1/2, तो थीटा हो जाएगी इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, थीटा हो जाएगी 120 डिग्री। तो पहले जो कंडीशन दी गई है ना कि दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, उनका रिजल्टेंट भी 1 है, ये तभी हो सकता है जब 120 होता है, क्योंकि आपको पता है कि दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर तभी आता है जब उनके दरमियान एंगल 120 होती है। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, a - b होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस लगाओगे 2 × 1 × 1 × cos 120, तो अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 माइनस ये होगा 2 और इंटू cos 120 -1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1 इज इक्वल टू √3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 में जाएगा तो ये √3 हो जाएगा, तो ये आ गया √3। तो ये कंडीशन जो है वो इक्वल रिजल्टेंट तभी होता है जब एंगल 120 होती है। Two forces of 3 Newton and 4 Newton are acting at a point such that the angle between them is 60 डिग्री। ये आप कह लें कि ये एंगल जो होती है 60 डिग्री है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनके दरमियान रिजल्टेंट है इस तरह से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4, ठीक है, 3 × 4 × cos 60 डिग्री। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। Find the resultant of the two displacement each of 2 meter at 30 degree and 4 meter at 120 degree। अब इसके अंदर दो डिस्प्लेसमेंट दिए गए, S1 जो है ये 2 मीटर है, S2 भी 2 मीटर है, θ1 30 डिग्री है और θ2 120 डिग्री है। तो अगर दो एंगल्स दी जाती है तो आप इस तरह से निकालोगे -30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दोनों वेक्टर्स की एंगल दी गई होती है ना कि इसकी इतनी है इसकी इतनी है, तो जो फार्मूले में लगाओगे ना वो दोनों को माइनस करोगे तो रिजल्टेंट इजीली आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू होगा 8, ये होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपके पास जो है वो इस तरह से जो है वो इसका रिजल्टेंट होगा। फॉर इफ़ एंगल्स आर टेकन रिलेटिव टू द, तो ये जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 2 और इसको आप कर सकते हैं बेटा कि ये जो है वो रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास 3.27 होगा मेरे ख्याल में बेटा। ठीक है,
30 है, 90 है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 होगा, 4 4 8 होगा, 2 अंडर रेडिकल 2 होगा, तो इसका हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1.41, ये आप करोगे 2 इंटू 8 और ये होगा 2.82 होगा बेटा। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट ईच ऑफ 2 मीटर एट 30 डिग्री एंड 4 मीटर। सॉरी बेटा, ये दूसरा जो है ना वो 4 है, इसलिए जो है वो आंसर के अंदर मसला आ रहा है, ये 4 है बेटा, 4 स्क्वायर है, तो ये होगा बेटा 16, 16 ये होगा बेटा 20। ठीक है, अगर ये 20 होगा तो फिर आंसर सही है बेटा। ठीक है, तो गिवन आंसर जो है ये सही है, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे मिस्टेक हुई है बेटा मुझसे। ठीक है, क्योंकि मैं ये समझा कि ये दोनों जो है वो 2 है, दोनों 2 नहीं है, एक 2 है और दूसरा 4 है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 4 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये होगा 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 अंडर रेडिकल 5, 2 अंडर रेडिकल 5 जो होगा ये 4.47 के बराबर आ जाएगा। A ball is traveling with the velocity v. The x component of velocity is 4 meter and the y component 3. What is the magnitude? इसमें ये कहा गया ax is 4 मीटर पर सेकंड और ay जो होता है ये हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड, तो इसका मैग्नीट्यूड बताएं। तो ये होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, A ball is traveling 4 meter in the negative x direction and 4 meter in the positive x direction, y direction. At what angle is the ball moving with respect to the positive x axis? इसमें जो है वो कहा गया कि 4 मीटर पर सेकंड ये नेगेटिव x डायरेक्शन है और 4 मीटर जो होता है ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है। इसका मकसद है कि ये जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे y एक्स नेगेटिव होता है और y जो होता है ये कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए जो है वो 4 मीटर इन द नेगेटिव मीन्स यहाँ पे ax जो होता है इसका ax होगा -4 और ay जो इसका होगा ये कितना है, इज इक्वल टू +4 है। तो इसका मकसद है यहाँ पे इसकी एंगल जो होती है वो 45 होगी, क्योंकि अगर ax इज इक्वल टू ay तो एंगल 45 होती है, कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, लेकिन एक कंपोनेंट नेगेटिव है एक कंपोनेंट पॉजिटिव है, x कंपोनेंट नेगेटिव है y कंपोनेंट पॉजिटिव, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 45, तो यहाँ पे ये हो जाएगी 90, तो जो एंगल थीटा होगी वो 90 + 45 होगी, तो थीटा हो जाएगी 135 डिग्री, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स बराबर है। जब दोनों कंपोनेंट्स बराबर होते एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर अलॉन्ग ईस्ट, 12 अलॉन्ग नॉर्थ, देन फाइनली 13 मीटर अलॉन्ग अपवर्ड। देखिए इसमें कहा गया है कि पहले जो है वो हमारे पास एक जो डिस्प्लेसमेंट है ये है 5 मीटर ईस्ट में, और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है ये है 12 मीटर नॉर्थ में, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट है ये 13 मीटर जो है ये अपवर्ड है। अब देखिए, अब ये जो ईस्ट और नॉर्थ है ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट 1 निकाले बेटा। इनका रिजल्टेंट 1 हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 30, ये होगा नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो तीसरा वेक्टर है ये अपवर्ड है बेटा, ये नॉर्थ और ईस्ट का 13 है और ये 13 अपवर्ड है, तो अपवर्ड और नॉर्थ और ईस्ट परपेंडिकुलर होते, देयरफॉर रिजल्टेंट हो जाएगा 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अंडर रेडिकल 2 यूनिट्स हो जाएगा। पहले आपने इस तरह के अपवर्ड या डाउनवर्ड में पहले इनका रिजल्टेंट निकाल, इनका जो भी रिजल्टेंट जिस भी डायरेक्शन में आएगा ना वो अपवर्ड या डाउनवर्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 26 है, वेक्टर ए मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। ये तो देखें बेटा, ये वेक्टर जो ए होता है
इस तरह से ये 60 डिग्री यहाँ पे बनाता है। इसका निगेटिव ये होगा, माइनस ए होगा, माइनस ए की 60 डिग्री ये होगी, और ये किस तरह से होगी, निगेटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द निगेटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं ना बेटा, वेक्टर ए जो है ये 60 डिग्री बनाता है विथ रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरह से, तो ये इस तरह से बनेगा। ये आप कह सकते हैं निगेटिव ऑफ ए है। अब इसके अंदर 27 है, इफ़ ए वाई इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। ठीक है, 27 क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि ए वाई इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 ऑफ ए है। ठीक है, देन एंगल ऑफ द विथ रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपको बताना है एंगल कौन सी है। तो ए वाई जो होता है इज इक्वल टू ए साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा हो जाएगी इज इक्वल टू ए वाई अपान ए। ए वाई जो होता है वो अंडर रेडिकल 3 अपान 2 ए अपान ए होगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 अपान 2 थीटा होगा, साइन इनवर्स अंडर रेडिकल 3 अपान 2, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, ए वाई जब ए के बराबर दिया, अगर ए वाई ए एक्स के बराबर देता ना तो टेन थीटा इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे ए वाई को ए के बराबर दिया है, या ए एक्स को ए के बराबर दिया जाता ना तो साइन और काज लगाएंगे, लेकिन अगर ए वाई और ए एक्स होते तो टेन लग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 है। इसके अंदर कहा गया है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल है, कि ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए जेड। तो आपको बताना है कि इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो वेक्टर के किसके बराबर होते हैं। ये आप करोगे ए एक्स स्क्वायर, और इस तरह से आप इसको दोनों को करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि तीनों बराबर है। तो ये आप करोगे 3ax स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 ऑफ ए एक्स। अब कंपोनेंट बताना है तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रेडिकल, क्योंकि ईच कंपोनेंट बताना है। अगर कंपोनेंट का कहा गया है तो इस तरह से होगा। अगर यहाँ पे वेक्टर कहा जाता तो फिर आंसर यहाँ तक होता, लेकिन कंपोनेंट कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन है, the vector that must be added to the vector I plus 3j minus 3j plus 2 or 3i plus 6 minus 7k so that the resultant lies along the y-axis। इसका मकसद है कि आपके पास जो एक वेक्टर है I minus 3j plus 2k है, और दूसरा वेक्टर आपके पास है 3i plus 6j माइनस 7k। इसमें वेक्टर c कौन सा ऐड करना चाहिए ताकि इसका रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो j, क्योंकि y एक्सिस मीन्स j। तो आप करोगे रिजल्टेंट होता है a प्लस b प्लस c, तो c हो जाएगा इज इक्वल टू रिजल्टेंट माइनस a माइनस b। अगर इस तरह से आप लिखोगे तो c हो जाएगा आपके पास रिजल्टेंट j माइनस मीन्स इसका माइनस और प्लस 3j और माइनस 2k, क्योंकि ये माइनस है ना, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, और ये भी माइनस है तो ये हो जाएगी 3i प्लस 6j माइनस 7k। तो इसका c का जो आंसर आ जाएगा वो माइनस 4i माइनस 2j प्लस 5k आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि दो इक्वल फोर्सेस है, उनका रिजल्टेंट ये है। ठीक है, F1 इज इक्वल टू F2, और इनका रिजल्टेंट जो है 4 अंडर रेडिकल 2 न्यूटन है। तो खुद फोर्सेस कौन सी है, तो आप करोगे परपेंडिकुलर है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रेडिकल 2 इज इक्वल टू 2F स्क्वायर। आप कर सकते हैं 4 अंडर रेडिकल 2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2F, F हो जाएगा इज इक्वल टू 4 अंडर रेडिकल 2 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों इक्वल भी है और एक दूसरे से दोनों परपेंडिकुलर भी है। अब इसके अंदर है y मूव 7 नॉर्थ। अब इसका S1 जो है वो 7 नॉर्थ है,
और S2 जो है ये 4 मीटर है वेस्ट है, और ये जो है वो फाइनली 4 मीटर जो है वो अलॉन्ग साउथ है। बॉडी मूव्स 7 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ, 4 मीटर अलॉन्ग वेस्ट एंड फाइनली 4 मीटर अलॉन्ग साउथ। तो ये जो एस है आपके पास है 4 मीटर जो है वो साउथ है। तो साउथ और नॉर्थ का एक रिजल्टेंट बना लें, 7 - 4 = 3 जो होगा वो नॉर्थ होगा। अब ये जो नॉर्थ और वेस्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देयरफॉर रिजल्टेंट हो जाएगा 3² + 4² = 5, और ये इसमें वेस्ट और नॉर्थ दोनों आ जाएंगे। क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट नॉर्थ आता है और ये वेस्ट वाला अकेला है, तो दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे। ये हमने पहले भी इस तरह से किए हुए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव है, तो वेक्टर की किस क्वाड्रेंट में? आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, Ax पॉजिटिव और Ay जो है ये भी पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर Ax नेगेटिव है और Ay जो होता है वो पॉजिटिव सेकंड में। जब थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो Ax और Ay दोनों जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जबकि जब वेक्टर यहाँ पे होता है तो Ax जो होता है पॉजिटिव होता है और Ay जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये कंडीशन तब आती है जब वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब इसमें A, B और इस तरह से C और D 4 वेक्टर, इनका रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट होता है A + B + C + D। तो रिजल्टेंट हो जाता है = 3i, I और I, ये हो जाएगा 6i, और J है 4j है, -2j है, +j और -j, तो ये हो जाएगा आपके पास +2j, और प्लस हो जाएगा 3k, -k 3, और ये हो जाएगा 4, ये होगा k। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास 6² + 2² + 3² = 49। तो रिजल्टेंट हो जाएगा 7 यूनिट्स, ठीक है। अब इसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, F1 है 2 न्यूटन और θ1 है 30 डिग्री, और F2 है हमारे पास 4 न्यूटन और θ2 है 90 डिग्री। तो इनकी इंक्लूडेड एंगल होगी 90 - 30 = 60 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा √2² + 4² प्लस होगा 2 × 2 × 4 cos 60 हो जाएगा 1/2। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 4 + 16 + 8 = √, जो है वो 28 = 5.3 यूनिट्स आता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो है वो इसके जो है वो जीटी के। इंशाल्लाह नेक्स्ट जीटी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।